जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ उज्ज्वल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में क्लास लेकर के। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन है भाई। चलिए भाई, आपकी एक योजना चर्चा में है भाई, PLI योजना चर्चा में। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई आपका, PLI योजना चर्चा में है। इसका संबंध किससे है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई आपका। PLI योजना चर्चा में है और ये चर्चा क्यों है इस पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपका क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि भाई इसका जो संबंध है ये किससे है। बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके बीच में रहने वाला है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो बात ये कि कपड़ा क्षेत्र से संबंधित है भाई। PLI जो योजना है इसका संबंध किस क्षेत्र से? तो कपड़ा क्षेत्र से इसका संबंध है। किस क्षेत्र से हुई? कपड़ा क्षेत्र से इसका संबंध है। ध्यान रखेंगे, टेक्सटाइल में, ठीक है। और इसके लिए क्या किया गया भाई? PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इन, इसको अगर हम फुल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसके तहत जो केंद्र सरकार ने, इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने कुछ रुपयों का आवंटन किया है। यानी कि जो टेक्सटाइल मिलें हैं वो कपड़ा पैदा जो कर रही हैं या कपड़ा बना रही हैं, उनके लिए कुछ हेल्प के लिए यहाँ पर पैसा दिया गया। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है PLI योजना का संबंध किससे? कपड़ा या टेक्सटाइल मिलों से है। और इसमें इस क्षेत्र के लिए कितने रुपए भाई? रुपए की तो 10,683 जो करोड़ रुपए हैं, ये करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, कह सकते हो, केंद्र सरकार ने। कितनी कंपनियों के लिए? तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 10,683 करोड़ रुपए 61 कंपनियों के लिए दिए जाएंगे। 61 जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों के लिए क्या किए गए हैं? प्रोवाइड किए गए हैं। इससे होगा क्या? लाभ प्राप्त करने वाले 60 कंपनियों ने आवेदन किया था इस योजना के तहत। तो कितनी कंपनियों ने आवेदन? 60 कंपनियों ने इसके लिए, जो लाभ प्राप्त करने वाली कंपनियां हैं, इसके लिए आवेदन किया था। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रहने वाला है। इस क्षेत्र में निवेश से करीब कितने रोजगार? ये बड़ा शानदार। टेक्सटाइल जो मिले हैं आपको, या कह सकते हैं जो कपड़ा का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से कितने रोजगारों का सृजन होने की संभावना है? ये भी, या रोजगार सृजन हो रहे हैं। तो ये आपका रहेगा भाई, मदद मिलेगी कितने में? 2,40,134 जो रोजगार क्या होंगे? बनेंगे, नए बनेंगे। इतने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना, 2 लाख आपका जो 40,134 जो रोजगार यहाँ पर मिलने की संभावना रहेगी। इसके उत्पादों में क्या आएगा? जैसे मानव निर्मित फाइबर, MMF, मानव निर्मित फाइबर। क्या हो जाएगा ये? मानव निर्मित फाइबर भाई, फाइबर आ जाएगा आपका। दूसरा क्या आता है इसके अंदर भाई? परिधान, मानव निर्मित फाइबर परिधान, पूरा कह सकते हैं उसको मानव निर्मित फाइबर परिधान भाई। यानी कि जो कपड़े पहने जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? परिधान बोला जाता है। साथ ही MMF फैब्रिक और अन्य तकनीकी, MMF जो फैब्रिक और अन्य तकनीकी भी इसके अंदर शामिल है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। तो PLI जो योजना है इसमें क्या है कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। यानी कि कुल मिला के बात करें, टेक्सटाइल जो मिले हैं, घरेलू मिले हैं, जो बाहर की मिले, उनको क्या बढ़ावा देना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर ये बन जाएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है, ये कितने भागों में? तो 2 भागों में या 2 चरणों में ये योजना आपकी रहने वाली है। 2 भागों में या 2 चरणों में ये योजना आपकी रहने वाली है। यहाँ पर आता है आपका कपड़ा मंत्री, तो कौन है? पीयूष गोयल जो साहब है वो आपके क्या है? कपड़ा मंत्री है। इससे पहले कौन थी? स्मृति ईरानी थी। जुबेना स्मृति ईरानी जो थी वो क्या थी? आपकी कपड़ा मंत्री थी। या मंत्रालय किसके पास है? ये भी ध्यान आप लोगों ने रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने PLI योजना की बात करी, कपड़ा उद्योग की बात करी है, यहाँ पर टेक्सटाइल मिलों के लिए जो दिया जा रहा है उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करें। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका, 14 अप्रैल को कौन सा विश्व दिवस मनाया गया? 14 अप्रैल को। सीधा क्वेश्चन नंबर 2 भाई आपका, 14 अप्रैल को कौन सा विश्व दिवस मनाया गया? विश्व दिवस
मनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मनाया गया जो है आपका बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। एक बीमारी को लेकर के यहाँ पर एक दिवस मनाया गया है, विश्व चगास दिवस। भाई क्या आपका ये विश्व चगास दिवस यहाँ पर मनाया गया? कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व वर्ल्ड चगास डे, वर्ल्ड चगास डे, या ये कह सकते हैं वर्ल्ड चगास डे। अब सर ये क्या है वर्ल्ड चगास डे? चगास एक आपकी क्या है भाई? बीमारी है, बीमारी है। इस बीमारी में हार्ट फेल हो सकता है आपका, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती है। चगास के प्रति जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है आपका 14 अप्रैल को ये दिवस मनाया गया, विश्व लेवल का दिवस। तो ये क्या आपकी डिजीज है, बीमारी है भाई। बीमारी के प्रति उद्देश्य, बीमारी के प्रति क्या, लोगों को जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य है भाई। बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना, ध्यान रखेंगे, ये इसका क्या है उद्देश्य है चगास दिवस का भाई। ठीक है, पाचन और हृदय से संबंधित समस्याओं के कारण बन सकती है। ये बीमारी बनती कैसे है, पहले कैसे होती है? तो पाचन व हृदय बोले तो हार्ट, हृदय, पाचन व हृदय संबंधी या हार्ट से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके कारण ये बीमारी आपकी बनती है, ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, ये बीमारी आपका जो कहें किस नाम से भी जाना जाता है इस बीमारी को? तो अमेरिकन, देखिए अमेरिकन, अच्छा क्वेश्चन अभी ध्यान रखेंगे, अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस भी कहा जाता है, अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस। दूसरा क्या भाई इसका दूसरा नाम क्या है? साइलेंस्ड डिजीज, यानी कि शांत डिजीज बीमारी। ठीक है भाई, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? साइलेंट डिजीज। और दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका? तीसरा साइलेंट डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी कि 3 नाम इसके हो गए हैं। पहला नाम क्या? अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? साइलेंस्ड डिजीज। एक क्या हो जाएगा आपका? साइलेंट डिजीज। और क्या नाम इसका? चगास। इतने नाम है इस बीमारी के। और ये बीमारी फैलती किससे भाई? आपका पाचन व हृदय संबंधी समस्याओं के चलते ये बीमारी फैलती है। अब क्वेश्चन बड़ा शानदार आता है कि भाई ये जो बीमारी है आपकी, ये किसके द्वारा फैलती है? तो ट्रिपेनोमा, देखेंगे यह रोग, ये जो रोग है, रोग किसके द्वारा फैलता भाई? किसके द्वारा फैलता है? तो शानदार क्वेश्चन है आपका, देखिए ट्रिपेनोसोमा आपका क्या है? ट्रिपेनोसोमा क्रिजू के द्वारा ये फैलती है। ट्रिपेनोसोमा क्रिजू क्या आपका भाई? ट्रिपेनोसोमा क्रिजू के द्वारा ये बीमारी आपकी फैलती है, ध्यान रखेंगे इसका भाई। ठीक है, और ये ट्रिपेनोमा बग के माध्यम से फैलती है। किससे फैलती है? ट्रिपेनोमा। कौन फैलाता है इसको? तो ट्रिपेनोमाइन ये आपका भाई फैलता किससे है? आपका ट्रिपेनोमा क्रिज जो क्या आपका ये क्या है? आपका परजीवी, या कह सकते हैं क्या आपका भाई? ट्रिपेनोमा जो क्रिजी नामक परजीवी से फैलती है, परजीवी से ये बनती है, ये फैलती है बीमारी। साथ ही हम बात करते हैं किसके माध्यम से ये मनुष्यों में फैलता है? तो आपने सुना होगा ट्राइटोमाइन भाई, ट्राइटोमाइन बग भाई। ठीक है, इसके माध्यम से फैलती है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? ट्राइटोमाइन जो बग है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो किसिंग बग के नाम से भी इसको जाना जाता है। बग आप समझ रहे हैं खटमल भाई? तो ठीक समझ रहे हैं आप। ठीक है, किसिंग बग कहा जाता है इसको, किसिंग बग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके माध्यम से मनुष्यों में बीमारी फैलती है भाई। ठीक है, अब 14 अप्रैल को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 14 अप्रैल को पहला केस आपका जो चौगास का कब मिला था? तो 14 अप्रैल को पहला ही केस मिला था। इस वजह से भाई इसका क्या है? इस दिन यहाँ पर दिवस मनाया जाता है। तो पहला जो दिवस मनाया गया था, कब मनाया गया था? 14 अप्रैल 2020 को, ध्यान रखेंगे भाई। अच्छा क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2020 को पहला दिवस यहाँ पर मनाया गया था। शानदार क्वेश्चन है आपका, और इसलिए इसको चुना जाता है।
इसलिए इसको इस दिन को इसमें मरीज चुना जाता है। पहली बार की बात करें 14 अप्रैल की तारीख को चुना गया था, क्योंकि इस तारीख को वर्ष 1990 में, देखो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बड़े शानदार आपके। पहला तो ये कि इसका पहली बार कब मनाया गया, तो 14 अप्रैल 2020। 24 का पहला जो बंदा हमारे को मिला है, यानी कि मरीज मिला है, ये 14 अप्रैल 1990 में ये बंदा मिला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी आपका ये कि 14 अप्रैल को कौन सा दिवस, तो चैगास दिवस की हम बात करते थे कि डिजीज है जो आपकी हार्ट से संबंधित है और पाचन से संबंधित बीमारियों के कारण आपकी बीमारी बनती है। इसको अमेरिकन ट्रिपोनोसोमिया मियासिस और साइलेंस्ड डिजीज या साइलेंट डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। पहली बार कब मनाया गया था, 14 अप्रैल 2020 को इसको पहली बार मनाया गया है। 14 अप्रैल को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 14 अप्रैल 1990 में पहला मरीज हमारे को यहाँ पर मिला था। ये किसके माध्यम से फैलता है, तो किसिंग बग के नाम से एक बग है, उसके माध्यम से फैलता है। ट्रिपोनोसोमा क्रूजू इसका जो फैलाने वाला या जिसके कारण बीमारी बनती है वो परजीवी है, परजीवी के कारण बीमारी बनती है। ट्राइटोमाइन बग या किसिंग बग के नाम से इसको जाना जाता है। शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे हर हालत में आपको इसका पता होना चाहिए। भाई 2022 में ये यहां से पूछ सकता है, मैं एक बार रफ कर रहा हूं एंड देन उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, गर्मी का समय है, थोड़ा सा आप लोग गर्मी से बचेंगे भाई। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, वो भी इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच में आने वाला है। शानदार क्वेश्चन आपके बीच में आ रहे हैं, बड़ी तसल्ली से एक एक पॉइंट को नोट करेंगे, आगे चल करके ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत काम आने वाले भाई। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। ठीक है, चलिए नेपच्यून क्रूज मिसाइल चर्चा में है। नेपच्यून जो आपकी क्रूज मिसाइल है ये चर्चा में है, इसके ऊपर हम बात करेंगे ये चर्चा में क्यों है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कौन सी मिसाइल है भाई, आपकी नेपच्यून। नेपच्यून क्रूज मिसाइल चर्चा में है क्यों भाई। ठीक है, ये चर्चा में क्यों है, 13 अप्रैल को नेपच्यून क्रूज मिसाइल चर्चा में क्यों भाई आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका क्या है, 13 अप्रैल 2022 को इसका रूस यूक्रेन वर्सेस जो रूस वार हो रहा है उसमें इसका यूज किया गया। इस मिसाइल को क्या किया गया, दागा गया या प्रयोग में लाया गया इस मिसाइल को। तो ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है भाई, ओके। आक्रमण के दौरान क्या किया है, रूसी क्रूजर मॉस्को पर 2 मिसाइलों से, कौन सा क्रूज आपका, रूसी क्रूजर है भैया आपका, एक रूसी क्रूज है। क्रूज की बात करें, रूसी क्रूजर मॉस्कोवा, नाम क्या उसका, मॉस्कोवा पर 2 मिसाइल आपकी कौन सी, नेपच्यून क्रूज मिसाइल दागी गई है। ये इसका संबंध किससे भाई, यूक्रेन से इन मिसाइलों का क्या है, संबंध है, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, यूक्रेन से इसका संबंध है, दागी गई है ये आपके बीच में भाई। इस प्रणाली को नौसेना में कब प्रवेश किया था, ध्यान रखेंगे। देखिए सबसे पहले तो है क्या, ये यूक्रेनी जहाज रोधी क्रूज मिसाइल है। यूक्रेनी जहाज रोधी मिसाइल है आपका भाई। इसको नौसेना में कब लिया गया था, तो इसे लिया गया था इस मिसाइल को भाई मार्च 2021 में अभी हाल ही में यूक्रेन ने इसको अपने अंदर शामिल किया था। मार्च 2016 में इस मिसाइल प्रणाली का पहला परीक्षण, तो इस मिसाइल का जो ये क्रूज नेपच्यून जो मिसाइल आपका, इस मिसाइल का पहला परीक्षण कब किया गया था, परीक्षण कब किया गया था भाई, तो ये किया गया था आपका 2016 मार्च 2016 में इसका क्या किया गया था, परीक्षण किया गया था। ध्यान रखेंगे, बड़ा शानदार क्वेश्चन भी आपका। और इसे 100 किलोमीटर की दूरी पर रखा गया। लक्ष्य क्या था भाई, 100 किलोमीटर की दूरी पर रखा गया जो लक्ष्य था वो इसने क्या किया था, नेस्ट किया था। ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरा इसका परीक्षण कब किया गया था, जनवरी 2018 में पहला। और इस मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण कब हुआ था, तो इसमें ज्यादा सफलता नहीं हुई 2016 वाले में, तो 2018 में भी 2018 में दूसरा। और इसमें इसको 100 किलोमीटर दूर रखा, क्या भैया आपका 100 किलोमीटर दूर रखा गया। जो टारगेट था उस टारगेट को इस मिसाइल ने बेहतरीन तरीके से क्या किया, उसे हिट किया भाई। ठीक है, शानदार क्वेश्चन आपका, ये भी चर्चा में है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, रूस और यूक्रेन जो वार हो रहा है ये संप्रभुता को लेकर के वार हो रहा है।
संप्रभुता की बात करूं मैं, देखिए नाटो, रूस क्या, यूक्रेन क्या बोला, देखो बहुत से आंकड़े लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी चलो हम अपनी तरफ से बात करते हैं, जो दिख रहा है उसकी बात करें, जो नहीं दिख रहा है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिख रही हैं वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रही है, लेकिन आमतौर पे जो चीज दिख रही है वो संप्रभुता को लेकर के यहाँ पर चीज दिख रही है। यानी कि यूक्रेन क्या बोलता भाई, यूक्रेन ने बोला मैं नाटो का सदस्य बनूंगा, नॉर्थ अटलांटिक अलायंस का सदस्य बनूंगा। आपको पता है नाटो क्या है, ये सैन्य संगठन है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या भाई आपका ये सैन्य संगठन है, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम, यहाँ यूक्रेन ने बोला कि मैं नाटो का सदस्य बनूंगा, तो ये भाई संप्रभु है, संप्रभु राष्ट्र, यानी कि मैं संप्रभु, यानी कि स्वयं का प्रभु, मेरे ऊपर कोई आदेश नहीं दे सकता। और संप्रभुता की बात करें तो उस बात को लेकर के रसिया ने क्या बोला, भाई मुझे नाटो से क्या है, नाराजी है, यानी कि मुझे खतरा है, तो तू यहां क्या मत बन, तू क्या मत कर, तू नाटो में शामिल मत हो, वो दुश्मन जो लोग हैं मेरे नजदीक आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये रूस और यूक्रेन आसपास है, पहले कभी ये यूएसएसआर का हिस्सा होता था, ठीक है। अब यहां पर जब ये बात रूस की तरफ से बोली गई तो यूक्रेन इस बात का दावा करता कि भाई मैं संप्रभु हूं, मैं बाहरी निर्णय लेने के लिए आजाद हूं, यदि मैं निर्णय नहीं लेता हूं तो एक किस्म से इसमें निर्णय क्या, मेरे पास तो संप्रभुता ही नहीं है, मैं तो संप्रभु ही नहीं हूं। अब संप्रभुता समझेंगे, स्वयं का प्रभु, ऐसा कह सकते हैं, वह अथॉरिटी, वह पावर, वह एब्सोल्युटली पावर या अथॉरिटी, वह अथॉरिटी या एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट पावर, जिसके ऊपर और कोई पावर काम नहीं करती हो, जिसके ऊपर कोई और पावर काम नहीं करती हो, दैट इज सोवरेन या संप्रभुता। उसको क्या बोलते हैं, सोवरेन भाई, सोवरेन उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोवरेन या संप्रभुता। अब यहां एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, मैंने बात करी किसकी, क्रूज मिसाइल की बात करी, इसके अपने नेपच्यून क्रूज मिसाइल की बात करी, तो यूक्रेन ने किस पे, मॉस्को पर जो उसका जहाज था उसके ऊपर दाग दिया, ठीक है। अच्छा चलिए, युद्ध की बात हो रही है तो हम यहां पर बात करें किसकी, संप्रभुता की। संप्रभुता की डेफिनेशन क्या है, वह एब्सोल्यूट पावर या वह अथॉरिटी जिसके ऊपर कोई और पावर काम नहीं करती हो। यहां तक समझ गए आप संप्रभु या सोवरेन का मतलब। अब इसके काइंड आते हैं, व्हाट काइंड्स ऑफ सोवरेन, तो सोवरेन की बात करते हैं तो 5 प्रकार की आपकी क्या संप्रभुता होती है। नंबर 1 होती है भाई आपकी एक्सटर्नल सोवरेन या बाहरी संप्रभुता, नंबर 1। दूसरी आती है भाई आपकी इंटरनल, यानी कि आंतरिक संप्रभुता। भाई मैं खाली सम करके छोड़ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता मुझे, ठीक है। एक होता आपका नोमिनल संप्रभुता, भाई किस प्रकार की संप्रभुता, नोमिनल संप्रभुता। चौथा आता आपका भाई रियल संप्रभुता। पांचवा आपका आता भाई लीगल संप्रभुता। अब सुनिए, देखो एक्सटर्नल की बात करें, यानी कि देश के बाहर, सीमा के बाहर हर फैसला करने के लिए आजाद हूं, जैसे कि यूक्रेन ने देश के बाहर फैसला किया, दैट इज आपकी क्या, एक्सटर्नल सोवरेन या बाहरी संप्रभुता। एंड देन आंतरिक संप्रभुता की बात करें, यानी कि देश के अंदर हम कोई भी फैसला लेने के लिए आजाद है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो आपका क्या होगा, इंटरनल सोवरेन होगा। नॉमिनल की बात करें, यानी कि नॉमिनल नाम मात्र की सोवरेन या नाम मात्र की संप्रभुता, तो भारत के अंदर कौन रखता है, प्रेसिडेंट ही हैव नॉमिनल सोवरेन। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके पास क्या होती है भाई, आपकी नाम मात्र की संप्रभुता होती है। क्यों, क्योंकि जितने भी देश के अंदर काम होते हैं वो सारे के सारे किसके नाम पर होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। लेकिन वास्तविक, यहां पर अगली संप्रभुता आती है रियल, वास्तविक जो ताकत है किसके पास, आपकी प्रधानमंत्री के पास है, यानी कि काम किसके नाम पर, राष्ट्रपति। नॉमिनल संप्रभुता क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के अंदर नॉमिनल संप्रभुता किसके पास है, तो राष्ट्रपति, श्री महामहिम राष्ट्रपति के पास है। और पूछा जाता है कि रियल संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता किसके पास है, तो आपके प्रधानमंत्री। और लीगल संप्रभुता पूछे दोस्तों तो वो किसके पास, आपके संविधान की बुक या संविधान के अंदर रियल संप्रभुता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। चलता हूं मैं आगे, एक बार फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं भाई, उज्जवल परिवार। इसी तरीके से आप लोगों के बीच में मस्त, और जो 2022 में आने वाले क्वेश्चन है वो आप लोगों के बीच में पहुंचने वाले हैं, ठीक है।
कंटेंट की टेंशन नहीं लेना है, कंटेंट मैं डिलीवर करूंगा, आप बस सिर्फ अपना पेन कॉपी हाथ में रखें और नोट्स तैयार करें भाई। दैट्स यही आपका क्या है, बस यही आप अपना मुद्दा रखें कि हमने तो पढ़ना है। ठीक है भाई, चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। जब संविधान का जिक्र आया है, जब संविधान का जिक्र आया है तो जरूरी है 14 तारीख को हमने एक जयंती मनाई है। कौन सी जयंती मनाई है भाई? 14 तारीख को, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 14 तारीख को हमने, अगला क्वेश्चन नंबर 4 भाई आपका, 14 तारीख को हमने कौन सी जयंती मनाई है? क्वेश्चन नंबर 4 भाई, 14 तारीख को, 14 अप्रैल भाई, सॉरी 14 अप्रैल को कौन सी जयंती बनाई है, जयंती मनाई है? थोड़ा सा फास्ट हूं मैं आज मैं, क्योंकि क्लास लंबी नहीं बन पाएगी, कुछ टेक्निकल इशू है, समझ पा रही हैं आप। ठीक है, इसी वजह से तो क्लास भी आज लेट है आपकी, जो क्लास आपको सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे से पहले मिल जाती है, वो आज आपको लेट मिल गई। चलिए, इसका क्या भाई, BR अम्बेडकर जो साहब हैं, अम्बेडकर साहब के नाम पर अम्बेडकर साहब की क्या मनाई जा रही है? जयंती मनाई जा रही है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, भीम जयंती मनाई जाती है, या इसी को भीमराव अम्बेडकर जयंती का नाम देते हैं। साथ ही हम यहाँ पर बात करें तो इसे भीम जयंती के नाम से भी जानते हैं, भीम जयंती। ये बार बार एक जयंती शब्द आ रहा भाई। जयंती की अगर मैं बात करता हूं तो जयंती क्या है आपकी? जयंती ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा धात्री सौदा नमस्तुते, 9 देवियों के अंदर एक जो देवी है उसका नाम क्या है? जयंती है, कह सकते हो आप। ठीक है, तो भीम जयंती आपकी मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को भीम जयंती मनाई जाती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, इस दिन को अम्बेडकर स्मरण दिवस भी कहा जाता है। तीसरा नाम क्या है इसका? अम्बेडकर स्मरण दिवस के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? अम्बेडकर स्मरण दिवस के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। 2015 से 14 अप्रैल को भारत में आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यानी कि कह सकते हैं 2000 कब से भी आपका 2015 से इस दिन पूरे भारत में क्या किया जाता है? छुट्टी मनाई जाती है, छुट्टी होती है, सरकारी ऑफिसों की छुट्टी होती है, सरकारी जो संस्थाएं हैं, कार्यालय, उनके सब की आपकी क्या होती है? छुट्टी होती है, ध्यान रखेंगे। पूरे नाम की बात करें, एक बार हम भीमराव साहब की पूरे नाम की बात करें तो इनका नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। क्या नाम था भाई इनका? भीमराव रामजी अम्बेडकर इनका क्या था? पूरा नाम था भाई, भीमराव अम्बेडकर इनका पूरा नाम था। जन्म की बात करें 14 अप्रैल 1800, जन्म की अगर हम बात करें, ये महान विभूति पैदा कब हुई थी? तो 14 अप्रैल 1891 में रही, यानी कि 14 अप्रैल 1891 में रहा है भाई। ठीक है, इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी इनको जाना जाता है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 1956 में ये बौद्ध धर्म में इन्होंने क्या किया था? 1956 में इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था भाई? बौद्ध धर्म अपनाया था भाई, ध्यान रखेंगे। 1956 में इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। 1936 में इन्होंने और क्या किया था? 1936 में इन्होंने अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की क्या करी थी? स्थापना करी थी, ध्यान रखेंगे। कब? 1936 में इन्होंने स्थापना करी थी। अम्बेडकर संविधान सभा की किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी, आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे भाई? अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का दूसरा नाम क्या है? पांडुलेखन समिति भाई। क्या है? पांडुलेखन जो समिति है, ये समिति के अध्यक्ष थे। इसके साथ कितने लोग और थे? तो 1+6, यानी कि पांडुलेखन क्यों बोला जाता है? यानी कि हाथ से जो लिखा जाता है उसे क्या बोला जाता है? पांडुलेखन बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। साथ ही हम बात करते हैं संविधान सभा में सबसे ज्यादा सक्रिय, यानी कि संविधान लिखने में सबसे ज्यादा सक्रिय व्यक्ति कौन थे? ये भीमराव अम्बेडकर साहब थे। इसीलिए इन्हें संविधान का क्या कहा जाता है? जनक बोला जाता है या पिता भी कहा जाता है। ठीक है, संविधान में। और संविधान में एक्ट नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, एक्ट नंबर या अनुच्छेद नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का
अधिकार जो है उसको इन्होंने संविधान की आत्मा कहा। किसने कहा भाई? भीमराव अंबेडकर साहब ने उसे संविधान की आत्मा कहा। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा इन्हीं के ऊपर। एक बार अच्छा आपका क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब कुछ टेक्निकल इशू हो रहे हैं भाई, अब मुझे शायद क्लास रोकनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। बाकी का मजबूरी बस इतना ही दे पाऊंगा मैं आप लोगों को। कल मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से आप लोगों के बीच में लेकर के आऊंगा जब टेक्निकल इशू खत्म हो जाएंगे भाई। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।